मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया पाठ क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया के पाठ में सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब क्रिया में सबसे पहली जो विशेष बात है वो यह है कि कोई भी कार्य करना या होना, दो शब्द होते हैं हमारे क्रिया में। कोई भी कार्य करना या होना ही क्रिया कहलाता है। तो परिभाषा के अनुसार आपकी परिभाषा बनेगी, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, जिनसे किसी कार्य के होने का मतलब होता है जो अपने आप हो जाता है, जैसे सूर्य उदय होना, रात होना, दिन होना। और कुछ कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना। तो ये सभी क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, कूदना आदि सभी क्रियाएं हैं। उसके बाद है अगला आपका धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु किसे कहते हैं, प्रश्न आएगा तो ये धातु की परिभाषा है। धातु क्रिया का मूल रूप कहलाता है। जिनसे क्रिया बनती है उससे पहले का जो क्रिया का रूप होता है वही मूल कहलाता है, जैसे लिख, पढ़, खा, जा आदि। क्रिया का मूल रूप उसके सभी रूपों में विद्यमान रहता है। और क्रिया कैसे बनती है, मूल रूप लिख है और ना उसके साथ लगाने के बाद क्रिया बन जाएगी, और लिख उसका धातु रूप होता है। ये जो क्रिया के सामान्य रूप हैं इन्हीं को कृदंत क्रिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हमारा क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, पहली सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले हम जानते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया इन दोनों वाक्यों में, अर्थात जो पहले वाला आपका था उसमें आपको दो चित्र दिखाई दे रहे थे और चित्रों के साथ लिखा हुआ था, पहले में गीता सेब खा रही है, दूसरा विवेक पुस्तक पढ़ रहा है। इन दोनों वाक्यों के आधार पर ही अब आप आगे जानिए क्या बात है। इन दोनों वाक्यों में खाने और पढ़ने का प्रभाव सेब और पुस्तक पर पड़ रहा है, और ये दोनों ही कर्म हैं। और इन दोनों में ये जो शब्द कर्म है, इन कर्म के कारण ही ये दोनों वाक्य सकर्मक क्रिया के हैं। तो इस प्रकार हमारी सकर्मक क्रिया की परिभाषा बनती है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे राम पत्र लिखता है में एक ही कर्म है पत्र। दूसरा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे अध्यापक ने बालक को पाठ पढ़ाया। तो इस वाक्य में दो कर्म हो गए, बालक और पाठ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सकर्मक क्रिया और उसके दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक की परिभाषा हो जाती है। अब है अगला आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में भी आपको दो चित्र दिखाकर वाक्य लिखे गए हैं। छात्रा दौड़ती है, बालक सोता है में छात्रा और बालक करता है, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, लेकिन दौड़ना और सोना जो क्रिया है उसका सीधा ही प्रभाव छात्र और बालक पर पड़ रहा है। और इस प्रकार की क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो अब अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए आप। जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, कर्म पर नहीं, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। और साधारण शब्दों में जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया के वाक्य कहलाते हैं। तो वाक्य देखिए नीचे, गुंजन रोता है, रवि डरता है। कुछ अकर्मक क्रियाएं मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हंसना, रोना, जागना, बैठना, उठना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो इन से जो वाक्य बनते हैं वो अकर्मक क्रिया के वाक्य ही कहलाते हैं। अब अगला है हमारा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद।
संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया और चौथा आएगा हमारा कृदंत क्रिया। ध्यान से सुनो बच्चों, पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया और फिर आएगा कृदंत क्रिया। तो इस प्रकार आपके ये 4 भेद हो जाते हैं। सबसे पहले संयुक्त क्रिया की परिभाषा देखिए आप। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया जब 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। सबसे पहले संयुक्त का अर्थ जानिए आप। संयुक्त का अर्थ होता है, जैसे आपके जॉइंट और सिंगल फैमिली में बताया जाता है, वैसे ही संयुक्त का मतलब जॉइंट अर्थात एक से अधिक। तो यहाँ परिभाषा में भी आपको यही बताया जा रहा है, जब 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो। अब वाक्य देखिए आप। फूल खिल गया, रंजीत घर चला गया। यहाँ पर 2 क्रियाएं आ रही हैं, फूल के साथ खिलना और गया, और रंजीत चला और गया। तो इन दोनों वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं हैं। तो आपका यहाँ पर पहला संयुक्त क्रिया परिभाषा और उदाहरण सहित हो जाती है। दूसरा देखिए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनी क्रिया को नाम धातु कहते हैं। इन क्रियाओं में हमेशा पीछे ना लगा हुआ होता है। और कुछ यहाँ पर क्रियाएं आपके सामने आई हैं, जैसे हाथ का हथियाना, शर्म का शर्माना, झूठ का झुठलाना, अपना का अपनाना। तो ये सारे नाम धातु क्रियाएं होती हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसका तीसरा भेद, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जैसा इसका नाम है वैसे ही इस क्रिया में वैसा ही कार्य होता है। जो क्रिया कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देने का बोध करवाए, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अर्थात जब यहाँ पर किसी और को प्रेरित किया जाता है कार्य करने के लिए, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे रीता ने गीता से पत्र लिखवाया, शिक्षक ने छात्रों से प्रांगण धुलवाया। अर्थात यहाँ पर किसी और को कार्य के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब होता है कि जब कर्ता अर्थात कार्य करने वाला स्वयं कार्य करते हुए प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माता बच्चे को दूध पिला रही है। दूसरा द्वितीय का मतलब दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता खुद कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है अर्थात उसे प्रेरित करता है, तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माता नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवा रही है, स्वयं ने पिलाकर दूसरे से कार्य करवा रही है, उसे प्रेरित कर रही है। अगला है आपका चौथा कृदंत क्रिया। कृदंत क्रियाएं, जो क्रियाएं शब्द के अंत में कृत प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। हमने पाठ के बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, जहाँ पर धातु और उसके मूल रूप के बारे में आया था, तो बताया था क्रिया के सामान्य रूप को कृदंत क्रिया भी कहते हैं। तो इनके पीछे जो मूल शब्द के पीछे लगता है आपके चलकर पढ़कर, ये कृदंत क्रियाएं होती हैं। ये भी 3 प्रकार की होती हैं। पहली वर्तमान कालिक, वर्तमान का अर्थात प्रेजेंट में जो हो रहा है उसका जो बोध करवाती है उसे वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे तुम खाना खाते हो या खा रहे हो या विवेक विद्यालय जाता है, तो ये आपकी वर्तमान की कृदंत क्रिया होंगी। दूसरी भूतकालिक कृदंत क्रिया, भूत अर्थात जो बीत चुका है उसके बारे में आपको बताया जाए उस क्रिया के बारे में, तो वहाँ पर भूतकालिक कृदंत क्रिया बनेगी। जैसे मनीष ने खाना खाया, निखिल विद्यालय गया। और तीसरा भेद है पूर्वकालिक कृदंत क्रिया, अर्थात मुख्य क्रिया से पूर्व या पहले कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे वह नहाकर सोएगा, अर्थात पहले नहाएगा फिर सोएगा। दूसरा बच्चा जागकर खेला,
तो यहाँ पर पहले जागने की क्रिया हुई और फिर खेलने की हुई। तो इस प्रकार इनके अंत में कर या करके लगाने से वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। तो यहाँ पर हमने आज जान लिया कि सबसे पहले क्रिया की परिभाषा के बारे में, फिर उसके कर्म के आधार पर जो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, उनके बारे में, फिर सकर्मक क्रिया के दो भेदों के बारे में जाना, एक कर्मक और द्विकर्मक, फिर संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, उनके बारे में जाना, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक और कृदंत क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूपों के बारे में जाना, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, और अंत में हमने जाना कृदंत क्रिया तीन प्रकार से प्रयुक्त होती है, पहली वर्तमान कालिक, दूसरी भूतकालिक और तीसरी पूर्वकालिक। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला, दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए भर दिए हैं। पहले में अकर्मक, दूसरे में द्विकर्मक, तीसरे में संयुक्त, चौथे में नाम धातु और पांचवे में आएगा प्रेरणार्थक क्रिया, और अंतिम खालिस्तान बनेगा कृदंत क्रिया। सभी परिभाषाओं के आधार पर मैंने ये आपको पहले ही समझा दिया है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए स्थान पर अकर्मक क्रियाएं लिखिए। तो यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर आपको 9 अकर्मक क्रियाएं लिखनी है। 3 मैंने लिख दी हैं, सोना, जागना और हंसना। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है हमारा, दिए गए सकर्मक क्रिया के प्रत्येक भेद के लिए 2-2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आपके एक कर्मक क्रिया के वाक्य हैं, अमित केला खाता है, नयन पुस्तक पढ़ता है, और द्विकर्मक के बनेंगे, राम ने मुझे किताब दी, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब चौथा प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य पढ़िए और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए, जो हमने 4 किए थे। पहला, अध्यापिका ने रोहित से किताब पढ़वाई, प्रेरित किया है किताब पढ़ने के लिए, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगला है, नीति पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी, अर्थात यहाँ पर पहले क्रिया होगी पढ़ने लिखने की, फिर वह डॉक्टर बनेगी, तो पूर्वकालिक क्रिया होगी। अगला है, ऊंची नीची जगह पर वह धीरे चलने लगा, यहाँ पर संयुक्त क्रिया चलने और लगा होगी। अगला, फल खाकर खेलेगा, पूर्वकालिक क्रिया, पहले फल खाएगा फिर खेलेगा। और अंतिम है, नए विद्यार्थियों को हमेशा मित्र की तरह अपनाना, अपनाना आते ही हमारा वाक्य नाम धातु क्रिया का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 4 प्रश्न पूरे हो जाते हैं, और 5वें प्रश्न में जो प्रश्न आए हैं वो सभी परिभाषाओं के आधार पर हमने कर लिए हैं। यदि किसी बच्चे को कोई प्रकार की समस्या होती है तो वह पूछ सकता है। कल हम इससे अगला पाठ पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।